प्यारे साथियों नमस्कार, कैसे हो आप सभी। मेरा नाम विनोद कुमार शाक्य है। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल विनोद कुमार शाक्य के चैनल पर आप सभी प्यारे दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, अपना जो चैप्टर चल रहा था 12th कॉमर्स का, जो हमारा अकाउंटेंसी जो विषय यानी कि जो लेखा शास्त्र विषय है, उसका जो हमारा पहला लेसन चल रहा था, जिसके अंदर हम आज की इस क्लास के अंदर आगे बढ़ते हैं साझेदारी संलेख के बारे में। तो देखो, साझेदारी संलेख क्या होता है। सबसे पहले भी ये बात होती है कि यहाँ पर जो साझेदार जो होते हैं वो क्या है, भविष्य में कोई विवाद ना हो, अगर मान लो उस विवाद से बचना चाहते हैं तो वो क्या करते हैं, एक समझौता पहले से ही कर लेते हैं। अब वो जो समझौता हो सकता है वो क्या हो सकता है, लिखित में भी हो सकता है या मौखिक भी हो सकता है। तो इसलिए कहता है कि जो यहाँ पर क्या कहता है, देखो यहाँ पर अब हम बात कर लेते हैं साझेदारी संलेख के बारे में कि साझेदारी संलेख क्या कहता है। तो यहाँ कहता है कि साझेदारी संलेख में सम्मिलित होने वाली बातें, सबसे पहले यहाँ कहता है ये साझेदारी संलेख में सम्मिलित होने वाली बातें साझेदारों के मध्य लिखित समझौता साझेदारी संलेख कहलाता है। देखो, इसने बता दिया कि साझेदारी संलेख किसे कहते हैं। साझेदारों के मध्य लिखित समझौता क्या कहलाता है, साझेदारी संलेख कहलाता है। आगे कहता है कि साझेदारी संलेख में निम्नलिखित बातों का उल्लेख, यानी कि जो साझेदारी संलेख होता है उसमें निम्नलिखित बातों का क्या किया जाता है, उल्लेख किया जाता है। यानी जो साझेदारी संलेख होता है उसमें किन किन बातों का उल्लेख होता है, तो इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो यहाँ कहता है, देखो सबसे पहले कि नंबर 1 पर यहाँ क्या दे रखा है, फर्म का नाम, यानी कि ये आपको सारे पॉइंट दिए हुए हैं। उसके बाद ये आपको यहाँ पॉइंट दे रखे हैं। तो एक एक पॉइंट अब हम पढ़ते चलते हैं और इसको समझते चलते हैं। तो देखो, सबसे पहला पॉइंट इसमें दिया हुआ है यहाँ पे कि फ़र्म का नाम व पता, यानी सबसे पहले क्या होता है, फ़र्म का नाम व पता, कि फ़र्म का नाम क्या होगा व उसका क्या पता होगा ये। उसके बाद दूसरा कहता है कि साझेदारों के नाम व पते, अब जो साझेदार हैं फ़र्म के अंदर उनके क्या क्या नाम होंगे, उनके क्या क्या पते होंगे, तो वो यहाँ पर आ जाएगा। इसके बाद कहता है कि साझेदारी व्यवसाय की प्रकृति व कार्यक्षेत्र, यानी कि जो साझेदारी जो व्यवसाय है उसकी प्रकृति क्या होगी, उसका नेचर कैसी होगी और उसका कार्यक्षेत्र कितना होगा, उसके बारे में यहाँ पे साझेदारी संलेख में क्या होता है, उल्लेख किया हुआ होता है। फिर चौथा कहता है कि लाभ विभाजन अनुपात, यानी जो साझेदारी व्यवसाय किया जा रहा है उसमें क्या होगा, लाभ भी होगा हानि भी होगी। तो इसके अंदर कहता है कि जो लाभ विभाजन अनुपात होगा वो किस अनुपात में यहाँ पे साझेदार बांटेंगे, तो वो भी यहाँ पर क्या किया होता है, इसके अंदर उल्लेख किया होता है साझेदारी संलेख के अंदर। इसके बाद कहता है यहाँ पे जो अगला पॉइंट है हमारा 5वां, साझेदारों की पूंजी, यानी कि जो साझेदार हैं और वो क्या करते हैं, साझेदारी फर्म में पैसा लगाते हैं, धन लगाते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, पूंजी बोलते हैं। तो यहाँ कहता है कि साझेदार जो है वो कितनी पूंजी लगाएंगे, इसके बारे में यहाँ पे उल्लेख किया होता है। उसके बाद छठा जो पॉइंट है हमारा वो है इसके अंदर पूंजी पर ब्याज के संबंध में प्रावधान, यानी अब जो साझेदार पूंजी लगाएंगे फर्म में तो उस पूंजी पर किस प्रकार से ब्याज दिया जाएगा, इसका जो प्रावधान होता है वो भी किस में किया होता है, साझेदारी संलेख में पहले से उल्लेख होता है। उसके बाद 7वां पॉइंट यहाँ पे कहता है कि आहरण की राशि, यानी कि अब क्या होता है, साझेदार कई बार पैसा लगा देते हैं और उनको फिर कई बार व्यक्तिगत प्रयोग के लिए उन्हें पैसे की आवश्यकता पड़ जाती है, यानी ज़रूरत पड़ जाती है, तो वो क्या करते हैं, उस फर्म से वो पैसा निकालते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, आहरण कहते हैं। तो यानी यहाँ कहता है कि आहरण की राशि कितनी होगी वो उसमें उल्लेख किया होता है। उसके बाद अब वो पैसा वहाँ से निकाल रहे हैं तो उस पर क्या दिया जाएगा, उस पर जो साझेदारी फर्म है उसे साझेदारों द्वारा क्या दिया जाएगा, ब्याज दिया जाएगा। देखो, पूंजी पर तो ब्याज साझेदारों को मिलता है, लेकिन आहरण पर जो ब्याज है वो साझेदार फर्म को भुगतान करते हैं। तो इसलिए कहता है ये 8वां पॉइंट कि आहरण पर ब्याज के संबंध में प्रावधान, कि आहरण पर ब्याज कितना दिया जाएगा, किसके द्वारा, जो साझेदार हैं उसके द्वारा फर्म को, तो उसका यहाँ पे क्या होता है, उल्लेख किया होता है। उसके बाद कहता है कि 9वां पॉइंट है फर्म की लेखा पुस्तकें रखने की विधि, यानी जो फर्म है साझेदारी फर्म, उसकी लेखा पुस्तकें जो, यानी कि उसमें क्या किया जाता है, फर्म में लेखा भी किया जाता है, और उसकी पुस्तकें वो कौन सी विधि से रखी जाएंगी, यानी कि वो स्थिर विधि से रखी जाएंगी या परिवर्तनशील विधि से रखी जाएंगी। तो वहाँ ये कहता है कि फर्म की लेखा पुस्तकें रखने की विधि क्या होगी, वो इसमें उल्लेख होता है। उसके बाद 10वां जो पॉइंट है वो है साझेदारों को देय वेतन, बोनस व कमीशन आदि, यानी कि जो साझेदार हैं उस फर्म में कार्य कर रहे हैं तो उनको क्या दिया जाएगा, वेतन भी दिया जाएगा, सैलरी दी जाएगी, बोनस दिया जाएगा, कमीशन दिया जाएगा। तो यानी कितना कितना दिया जाएगा उसके बारे में भी यहाँ पे क्या किया होता है, उल्लेख किया हुआ होता है। इसके बाद आगे कहता है यहाँ पे कि नंबर 11 पॉइंट जो है वो खातों का अंकेक्षण, अंकेक्षण का मतलब होता है ऑडिटिंग करना, यानी जांच। तो जो
खाते हैं उनकी जांच किस प्रकार से करवाई जाएगी, कहाँ से उनकी ऑडिटिंग कराई जाएगी, इसके बारे में भी पहले से क्या किया होता है, इसमें उल्लेख किया हुआ होता है। उसके बाद यहाँ पे अगला पॉइंट जो कहता है 12वां, साझेदारी की अवधि, यानी जो साझेदारी की जा रही है उसकी अवधि क्या होगी, यानी कितनी अवधि के लिए साझेदारी की जाएगी, तो ये भी इसका क्या लिखा होता है, उल्लेख होता है। इसके बाद यहाँ पे देखो ये मिसप्रिंट किया हुआ है, यहाँ पे कितना पॉइंट नंबर कितना आएगा, यहाँ 13, तो ये यहाँ पे पॉइंट नंबर कितना आएगा 13, ठीक है। तो ये यहाँ पे 13 नंबर जो पॉइंट है वो देखो कितना हुआ, यहाँ पे लिखा हुआ है कि साझेदारों के ऋण व उस पर ब्याज की दर। अब कई बार क्या होता है कि साझेदार जो होते हैं वो ऋण के रूप में साझेदारी फर्म में पैसा लगाते हैं, तो उस पर उनको वो कितना कितना पैसा लगा रहे हैं और उस पर कितने उसको साझेदारों को ब्याज की दर जो है, यानी ब्याज कितना मिलेगा, वो उस दर का क्या होता है पहले से उल्लेख किया होता है। उसके बाद आगे कहता है कि अगला पॉइंट जो है यहाँ पे 14 नंबर पॉइंट, यहाँ पे कहता है कि पूंजी खाते रखने की विधि, यानी जो पूंजी खाते यानी कैपिटल अकाउंट है उनकी रखने की क्या क्या विधियाँ होंगी, उसके बारे में भी यहाँ पे उल्लेख किया होता है। उसके बाद कहता है कि साझेदारों के अधिकार, कर्तव्य व दायित्व, यानी जो साझेदारी फर्म में क्या लगा रहे हैं, साझेदार पैसा लगा रहे हैं तो उनके क्या क्या अधिकार होंगे, क्या क्या उनके कर्तव्य होंगे, क्या क्या उनके दायित्व होंगे, उसके बारे में भी यहाँ पे क्या किया होता है, उल्लेख किया हुआ होता है। उसके बाद कहता है कि अब देखो जो साझेदारी फर्म है उसमें क्या है, साझेदार कार्य करें, यानी वो भी तो क्या है, मनुष्य ही तो हैं, तो उनमें क्या हो सकता है, विवाद भी हो सकता है, यानी लड़ाई झगड़ा भी हो सकता है। तो अगर विवाद उत्पन्न होता है तो विवाद को निपटाने की क्या क्या विधि होगी, इसके बारे में भी यहाँ पे उल्लेख किया होता है। इसके बाद कहता है कि नए साझेदार के प्रवेश पर प्रावधान, यानी कि अगर कोई नया साझेदार प्रवेश कर रहा है तो उसके प्रवेश पर क्या प्रावधान होंगे, इसके बारे में भी यहाँ पे क्या किया होता है, उल्लेख किया होता है। यानी जो नया साझेदार का प्रवेश है ये हम नेक्स्ट चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे, अगले लेसन के अंदर पढ़ेंगे। उसके बाद अगला कहता है कि यहाँ पे कि नए साझेदार के प्रवेश, अवकाश ग्रहण करने, मृत्यु होने व लाभ विभाजन अनुपात में परिवर्तन होने पर ख्याति का मूल्यांकन व लेखा, यानी कि ये इसमें पॉइंट में देखो क्या कह रहा है, ये पूरा कंप्लीट इसके अंदर देखो क्या क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि नए साझेदार के प्रवेश, अवकाश ग्रहण करने, मृत्यु होने पर व लाभ विभाजन अनुपात में परिवर्तन होने पर क्या करना, ख्याति का मूल्यांकन व लेखा, यानी क्या करना, ख्याति का मूल्यांकन व लेखा। तो यहाँ पर 18 नंबर पॉइंट क्या कहता है कि नए साझेदार के प्रवेश को अवकाश ग्रहण करने, मृत्यु होने व लाभ विभाजन अनुपात में परिवर्तन होने पर ख्याति का मूल्यांकन व लेखा, यानी गुडविल का लेखांकन, ख्याति का मूल्यांकन लेखांकन किस प्रकार से किया जाएगा, तो वो भी इसमें सारा क्या होता है, उल्लेख किया होता है। उसके बाद 19 नंबर पॉइंट यहाँ पे कहता है कि किसी साझेदार के अवकाश ग्रहण करने या मृत्यु होने पर हिसाब के निपटारे की विधि, यानी अगर कोई अवकाश ग्रहण कर रहा है, रिटायरमेंट ले रहा है कोई साझेदार, या किसी साझेदार की क्या हो रही है, मृत्यु हो रही है, तो उसका हिसाब का निपटारा किस प्रकार से किया जाएगा, इसके बारे में यहाँ पे इसमें उल्लेख किया हुआ होता है। उसके बाद अगला पॉइंट कहता है कि 20 नंबर जो पॉइंट है वो कहता है फर्म के समापन की विधि व परिस्थितियाँ। अब क्या है कि कई बार फर्म का समापन भी करना पड़ता है, तो समापन की विधि क्या होगी, उसकी किन किन परिस्थितियों में उसका समापन किया जाएगा, इसका उल्लेख भी किसमें किया होता है, साझेदारी संलेख में पहले से ही उल्लेख कर लिया जाता है। इसके बाद 21 नंबर जो पॉइंट है वो कहता है कि फर्म के समापन पर हिसाब के निपटारे की विधि, यानी कि जब फर्म का समापन होगा तो उसका हिसाब किताब किस प्रकार से किया जाएगा, उसके निपटारे की क्या क्या विधि होगी, तो इसके बारे में भी यहाँ पे क्या किया जाता है, उल्लेख किया जाता है। उसके बाद कहता है कि लास्ट जो पॉइंट है 22वां हमारा पॉइंट है इसके अंदर, तो ये कहता है कि किसी साझेदार के दिवालिया होने पर गार्नर वर्सेज मर्रे नियम का प्रयोग, यानी ये क्या कहता है कि किसी साझेदार के दिवालिया होने पर, अब कई बार क्या होता है कोई साझेदार उस पर उसके दायित्व जो होते हैं उसकी संपत्तियों से अधिक हो जाते हैं, यानी कि वो दायित्वों का क्या है, भुगतान करने में असमर्थ हो जाता है, तो अगर वो उससे हम क्या कहते हैं, दिवालिया की स्थिति कहते हैं। अगर दिवालिया की स्थिति होती है तो उस पर गार्नर वर्सेज मर्रे नियम, ये जो नियम होता है ये क्या होता है, इस नियम के बारे में हम जो जब फर्म का समापन चैप्टर पढ़ेंगे तब ये पूरा डिटेल से इसके बारे में हम पढ़ेंगे कि गार्नर वर्सेज मर्रे नियम क्या होता है, ठीक है, इसका प्रयोग किस प्रकार से करना, तो ये भी सारा उल्लेख किस में किया होता है, साझेदारी संलेख में इसका उल्लेख किया हुआ होता है। अब बढ़ते हैं हम आगे इसमें कि साझेदारी संलेख के अभाव में लागू होने वाले नियम, कि जो साझेदारी संलेख है उसके अभाव में कौन कौन से नियम लागू होते हैं, तो इसके बारे में हम आगे चर्चा करते हैं। तो यहाँ पर अब ये कहता है कि साझेदारी संलेख के अभाव में लागू होने वाले नियम, कि साझेदारी संलेख है अगर उसको बना लिया हमने लेकिन उसका क्या है, लागू उसे नहीं किया गया, तो उसके अभाव में लागू होने वाले नियम क्या होते हैं। अगर बना लिया लेकिन लागू नहीं किया तो कौन कौन से नियम होते हैं, देखो
नंबर 1 पर पॉइंट आता है यहाँ पे लाभ विभाजन अनुपात, यानी कि जो लाभ विभाजन अनुपात होगा वो कौन सा होगा, यानी कि जो लाभ विभाजन अनुपात है वो क्या होगा। तो यहाँ कहता है कि जो लाभ विभाजन अनुपात देखो, तो इसमें कहता है कि साझेदारों के मध्य लाभ विभाजन अनुपात समान अनुपात यानी बराबर बराबर होगा। तो देखो जो लाभ विभाजन अनुपात है वो क्या होगा, समान अनुपात में यानी बराबर बराबर होगा। ठीक है। नंबर 2 पॉइंट इसमें आता है कि पूंजी पर ब्याज, देखो नंबर 2 है पूंजी पर ब्याज, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देखो क्या कहता है, साझेदारों को पूंजी पर ब्याज नहीं दिया जाएगा। कब नहीं दिया जाएगा, जब साझेदारी संलेख बना तो लिया लेकिन उसको क्या है लागू नहीं किया, यानी उसका अभाव है किसका, साझेदारी संलेख का। इसके बाद नंबर 3 पर कहता है आहरण पर ब्याज। तो आहरण पर ब्याज में कहता है कि साझेदारों द्वारा किए गए आहरण पर फर्म ब्याज नहीं लेगी, यानी अगर साझेदारों ने क्या किया, आहरण किया फर्म से, तो उन पर क्या है जो फर्म है वो साझेदारों से ब्याज नहीं लेगी। नंबर 4 पॉइंट कहता है कि साझेदारों को पारिश्रमिक, तो देखो यहाँ पे कहता है कि साझेदारों को पारिश्रमिक रेमुनरेशन, तो ये कहता है साझेदारों को पारिश्रमिक वेतन कमीशन नहीं दिया जाएगा। साझेदारों को जो पारिश्रमिक यानी वेतन कमीशन कुछ भी नहीं दिया जाएगा। उसके बाद 5वां पॉइंट कहता है कि साझेदारों के ऋण पर ब्याज। तो देखो यहाँ से कई बार प्रश्न भी बनता है कि जो साझेदारी फर्म है उसमें क्या है, साझेदार ऋण के रूप में क्या लगाते हैं, पैसा लगाते हैं, धन लगाते हैं, तो उनको उस पर कितने प्रतिशत की दर से ब्याज दिया जाएगा। तो यहाँ कहता है कि 6% वार्षिक की दर से ब्याज दिया जाएगा, यानी कितना प्रतिशत, 6% वार्षिक की दर से ब्याज दिया जाएगा। तो यहाँ से कई बार एक क्वेश्चन बन सकता है। उसके बाद 6वां पॉइंट कहता है कि प्रत्येक साझेदार को व्यापार संचालन व प्रबंध में हिस्सा लेने का अधिकार होगा। जो जितने भी साझेदार लगे हुए हैं तो प्रत्येक साझेदार को क्या होगा, प्रत्येक साझेदार को व्यापार संचालन यानी व्यापार को चलाने के लिए व उसका प्रबंध करने में क्या हिस्सा लेने का अधिकार होगा, ये उनको अधिकार होगा। उसके बाद आखिरी जो पॉइंट है इसका 7वां, उसमें कहता है कि जो लास्ट पॉइंट है इसका, प्रत्येक साझेदार को फर्म की पुस्तकों को देखने, निरीक्षण करने व उसकी प्रतिलिपि लेने का अधिकार होगा। यानी कि जो प्रत्येक साझेदार उसको क्या है, फर्म की पुस्तकों को देखने, यानी पुस्तकें जितनी भी रखी हुई हैं उसमें उनको क्या करना, देखने के लिए, उसके बाद उनका निरीक्षण करने के लिए, कि जांच करने के लिए, उनकी प्रतिलिपि यानी कि प्रतिलिपि जिसको हम फोटोकॉपी भी कह देते हैं, तो प्रतिलिपि लेने का अधिकार, यानी वो उसकी क्या कर सकते हैं, फोटोकॉपी भी अपने पास रख सकते हैं। तो ये था साझेदारी संलेख के बारे में पूरा डिटेल से मैंने आपको यहाँ समझा दिया। कि सबसे पहले मैंने आपको बताया कि साझेदारी संलेख क्या होता है और साझेदारी संलेख में किन किन बातों का उल्लेख किया जाता है। तो मैंने आपको 22 बातें बताई हैं। उसके बाद मैंने बताया आपको साझेदारी संलेख के अभाव में लागू होने वाले नियम क्या क्या होते हैं। तो ये हमने पूरा डिटेल से यहाँ पे क्या कर लिया, अच्छे से इसके बारे में समझ लिया। पूरा डिटेल से यहाँ पे क्या कर लिया, हमने अध्ययन कर लिया कि साझेदारी संलेख के अभाव में लागू होने वाले नियम कौन कौन से होते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये कक्षा जो है वो पसंद आई होगी। अगर आपको ये कक्षा पसंद आई है, ये क्लास आपको अच्छी लगी है, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अच्छे कमेंट करें। अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ में आई है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कर दें कि सर हमें ये चीज़ समझ में नहीं आई, तो मैं नेक्स्ट आपको उसका रिप्लाई कर दूँगा। और अगर आप इस चैनल के अंदर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, जिससे आप, और साथ में आप बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें, जिससे आगे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलते रहें। इस वीडियो के अंदर जुड़ा रहने के लिए आप सभी प्यारे दोस्तों का व्याख्याता वाणिज्य विनोद कुमार शाक्य की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद।